हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो है ना, देखो पहला अपन लोग बायो का टॉपिक कर रहे थे जिसके अंदर अपन को श्वसन तंत्र पढ़ना है, पाचन तंत्र पढ़ना है और उत्सर्जन तंत्र पढ़ना है ना। अपन ने पाचन तंत्र मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगर किसी ने वो वीडियोस नहीं देखी है तो वो वीडियो देखना, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है सब कुछ। अब देखो, आज वाली वीडियो में हम श्वसन तंत्र देखने वाले हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर अपन उत्सर्जन तंत्र देखेंगे। ये टॉपिक वाकई में लंबा है क्योंकि तीन तीन सिस्टम के बारे में पढ़ना था। बट टेंशन ना लो, इसके आगे के जो टॉपिक है जैसे जनन तंत्र हो गया तो वो एक ही टॉपिक है, परिसंचरण तंत्र तो वो पूरा एक टॉपिक हो जाएगा। तो उनमें टाइम कम लगेगा, तो आपको जितना होगा उतना सिलेबस आपका कवर करवा दिया जाएगा। बाकी आप पढ़ते रहिए। देखो, श्वसन तंत्र में पढ़ने के बाद आपको ये तो पता चल जाएगा, ये पता ऑलरेडी है कि ऑक्सीजन कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑक्सीजन गैस मतलब आप अगर सांस ना लो तो क्या होगा पता है ना। भगवान को प्यारे हो जाओगे। तो हाँ, सांस लेना बहुत ज़रूरी है। और श्वसन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये आज वाली वीडियो में अपन लोग समझते हैं। तो देखो, श्वसन ऐसी सभी भौतिक एवं रासायनिक क्रियाओं के योग को श्वसन कहते हैं जिनमें वायुमंडलीय ऑक्सीजन क्या करती है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर भोजन का ऑक्सीकरण करती है तथा CO2 को इसको बाहर निकालती है। देखो, ये तो सबको पता है कि हम जब श्वसन क्रिया करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपन अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं, है ना। और पौधे क्या करते हैं, CO2 को अंदर लेते हैं और O2 को बाहर छोड़ते हैं। खैर, ये तो एक छोटी सी बात हो गई। तो देख लो, अब ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, क्योंकि वो ऑक्सीजन क्या करती है, शरीर की कोशिकाओं में पहुंचती है। शरीर की कोशिकाओं में पहुंचकर क्या करती है, भोजन का ऑक्सीकरण कर देती है। तो भोजन का ऑक्सीकरण तभी होगा जब O2 पहुंचेगी कोशिकाओं में। अगर O2 नहीं जाएगी कोशिकाओं में तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, सारे काम अच्छे से नहीं चल पाएंगे, बॉडी काम करना बंद कर देगी। और क्या होगा एंड में, भगवान को प्यारे हो जाएंगे, है ना। तो भगवान को प्यारा नहीं होना है, इसी वजह से सांस बहुत जरूरी है। गैस मतलब गैस बाहर निकलती है, CO2 गैस। कोशिकीय श्वसन एक ऑक्सीकारक एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है। अब आपको बताया था कि कोशिकीय श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीजन जो है वो अंदर जाती है कोशिका के अंदर और वो क्या करती है, ऑक्सीकरण कर देती है भोजन का, मतलब ऑक्सीकरण कर देती है भोजन का। तो वो जो O2 है वो किस तरह से रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीकारक के रूप में ना, क्योंकि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जो किसी का ऑक्सीकरण कर दे, और वैसे अपचायक क्या होते हैं, जो किसी और का अपचयन कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोशिकीय श्वसन किसकी तरह, ऑक्सीकारक की तरह। एवं ऊर्जा प्रदान करने वाली प्रक्रिया, ये एनर्जी भी प्रदान करता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होता है ना तो उससे क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है हमें, हमारी बॉडी को। जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों के टूटने से सरल यौगिक बनते हैं। और इसमें क्या प्रोसेस होती है ऑक्सीकरण में, कि जो कार्बनिक यौगिक होते हैं ना जटिल, वो टूटा के सरल यौगिकों में कन्वर्ट हो जाते हैं और CO2 गैस रिलीज हो जाती है। ये तो आपको अभी बता ही दिया था। अब देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो, दो पार्ट में, वायवीय तथा अवायवीय। नाम से ही पता चल रहा है, वायवीय मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, अवायवीय मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी, मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रखना, वायवीय मतलब वायु होगी, वायु में ऑक्सीजन होती है, तो ऑक्सीजन जहाँ प्रेजेंट है उसकी वायवीय, जहाँ ऑक्सीजन नहीं है उसका अवायवीय। ऐसे ही पता लगा सकते हो कि इसमें नहीं होगा। अब देखो, श्वसन के चरण। तो श्वसन के चरण जो है वो 3 होते हैं। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन मतलब बाह्य श्वसन, इंटरनल रेस्पायरेशन है ना, अंतः श्वसन तथा कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। अब देखो, एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले एक्सटर्नल रेस्पायरेशन क्या होता है, तो रुधिर या शरीर तथा वायु के बीच O2 तथा CO2 का आदान प्रदान एक्सटर्नल रेस्पायरेशन होता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि बाह्य श्वसन क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या है ना, तो इसमें क्या है ना कि रुधिर या शरीर तथा वायु के बीच, इसके अंदर किनके बीच में O2 तथा CO2 का आदान प्रदान हो रहा है, आपको ये पता होना चाहिए। तो रुधिर या शरीर मतलब जो ब्लड है या फिर बॉडी के बीच में वायु के मतलब रुधिर या शरीर के बीच में वायु का आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, मतलब रुधिर या शरीर अपना हो गया, वायु का है एटमॉस्फेयर में, है ना, मतलब अपने जो बाहर वायुमंडल है उसके अंदर। तो वायु और रुधिर के बीच में अगर O2 CO2 का आदान प्रदान होता है तो उसको एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहते हैं, क्योंकि वायु कहाँ होगी, शरीर के बाहर। बट अगर देखो, इंटरनल रेस्पायरेशन क्या होता है, रुधिर तथा ऊतकों या कोशिकाओं के बीच O2 तथा CO2 का आदान प्रदान। अब नाम से ही पता चल रहा है इंटरनल। तो देखो, रुधिर अपने शरीर के अंदर है ना, ऊतक कहाँ है, अपने शरीर के अंदर है, कोशिका अपने शरीर के अंदर है। तो शरीर के अंदर ही O2 तथा CO2 का आदान प्रदान हो रहा है ना, रुधिर तथा ऊतकों या कोशिकाओं के बीच में। तो उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे अपन इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पायरेशन।
अब देखो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है, मतलब जो कोशिकीय श्वसन होता है वो क्या होता है, तो देखो कोशिकाओं में ईंधन पदार्थों का ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा का उत्पादन, ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन कहते हैं। अब देखो है ना, ये कोशिकीय श्वसन के अंदर क्या चीज़ आती है, ईंधन पदार्थ। आपको पता है, अभी बताया था कि कोशिकाओं में पहुंच के ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण कर देती है, तो उससे क्या होता है ना, ऊर्जा का उत्पादन होता है ना। और कोशिकीय ईंधन के रूप में किसका यूज होता है, तो ग्लूकोज का। यहाँ पे जो कोशिकीय ईंधन है ना, किसको कहते हैं, ग्लूकोज को कहते हैं। आपको ये चीज़ तो पता होनी चाहिए। आपसे पूछा जा सकता है सेलुलर रेस्पिरेशन में कोशिकीय ईंधन के रूप में कौन यूज में आता है, और ऑप्शन दे दे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज वगैरह, तो ध्यान रखना ग्लूकोज को। अब देखो कोशिकीय श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो कोशिकीय श्वसन होता है वो 2 प्रकार का होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन तथा एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, मतलब वायवीय श्वसन, एरोबिक मीन्स वायवीय, एनारोबिक मीन्स अवायवीय। अब आगे देखते हैं। तो देखो वायवीय श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियाधार जो होता है, मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण हो जाता है, तथा CO2 एवं H2O में होता है तथा ऊर्जा मुक्त होती है। देखो आपको इतना तो मैंने पहले ही बता दिया था कि वायवीय में क्या होगा ना, एयर की प्रेजेंस होगी, और अवायवीय में क्या होगा ना, वहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होगी, मतलब ऑक्सीजन की। ठीक है, तो वायवीय श्वसन में क्या होता है ना, ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है, और वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रियाधार मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का ऑक्सीकरण होता है, आपको क्या मिलेगा, CO2 एवं H2O मिलता है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा सकता है कि वायवीय श्वसन के अंदर एंड में मतलब उत्पाद के रूप में क्या मिलता है, तो याद रखना CO2 H2O तथा ऊर्जा भी मुक्त होती है। और रिएक्शन देख सकते हो आप लोग, C6H12O6 है ना प्लस 6O2, तो क्या मिला 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 686 किलो कैलोरी। ये क्या है, ये ऊर्जा है जो आपको मिली है। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं के निर्माण की प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। ग्लाइकोलाइसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस क्या होती है, तो ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, देखो स्टेटमेंट देख के भी सवाल पूछा जा सकता है। आपने अगर नहीं देखे तो पुराने पेपर देखना, 2018 का भी करवा दिया, 2016 का भी करवा दिया, आपको पता चलेगा कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं। देखो कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का निर्माण होता है, और उसी को ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है ना। और ग्लाइकोलाइसिस क्रिया में मतलब ग्लाइकोलाइसिस जो होता है वो कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। आपसे ये पूछी जा सकती है कि ग्लाइकोलाइसिस जो प्रोसेस है वो कहाँ पे संपन्न होती है, तो याद रखना कोशिका द्रव्य में, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर। क्रेब चक्र में जो है ना, पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। देखो अब अपन लोगों ने पढ़ा था कि जब ग्लूकोज का अपन ने एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर अपन ने देखा था कि C6H12O6 ग्लूकोज जो है उसका उसके बाद उससे अपन को क्या मिला था, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी, वाटर मिला था और ऑक्सीकरण मिला था। पर ध्यान रखना बीच के अंदर पायरुविक अम्ल भी बनता है, और उस पायरुविक अम्ल मतलब क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल के ऑक्सीकरण से ऊर्जा CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। ओके, तो आप तो मोटा मोटी याद रख लो ये वाली रिएक्शन कि ग्लूकोज ने रिएक्शन करी प्लस 6O2 से टू गिव 6CO2 प्लस 6H2। आपसे ना ये भी पूछा जा सकता है कि एक मतलब ग्लूकोज का 1 मोल ने मतलब रिएक्शन करी तो आपको कितने CO2 और H2O के मिले, तो याद रखना 6 मिले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे भी घुमा फिर आगे पूछा जा सकता है। अगर आपने वो टॉपिक अच्छे से समझ रखा है, जिससे पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी याद है ना, तो आप अच्छे से मतलब नंबर ले आओगे उसको अच्छे से टिक करके। अब आप बोलोगे मैम बहुत अच्छा हो गया, अच्छा सोचो, सब अच्छा होगा। ओके, अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, तो अपन को नाम से ही पता चल रहा था। और इसमें क्या मिलता है, इसमें जब श्वसन क्रियाधार का ऑक्सीकरण होता है ना, तो उससे CO2 एवं एल्कोहल में अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ध्यान रखना वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलती है, तो वहाँ पे पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, और उससे क्या मिला था अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड मिली थी, वाटर मिला था तथा एनर्जी रिलीज हुई थी। बट यहाँ पर आपको अपूर्ण ऑक्सीकरण, अपूर्ण का ध्यान रखना, अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है अवायवीय के अंदर, क्योंकि ऑक्सीजन एक लिमिटेड मात्रा में मिलती है। और इसमें क्या होता है ना, जो श्वसन क्रियाधार है ना उसको CO2 एवं एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है वो। अब देखो एक रिएक्शन दे रखी है, C6H12O6, यहाँ पे भी ग्लूकोज ही ले रखा है, और ये रिएक्शन ईस्ट की कोशिकाओं में होती है। तो आपको बताया गया था कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड तथा अल्कोहल मिलता है, वही ये रिएक्शन है। तो आप अगर रिएक्शन भी ध्यान रख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वायवीय रेस्पिरेशन में क्या होता है और वायवीय रेस्पिरेशन में क्या होता है।
सूक्ष्म जीवों में इस क्रिया को किण्वन कहते हैं। अब आपसे कोई पूछ ले फर्मेंटेशन क्या है, तो ध्यान रखना ये एक प्रकार का अवायवीय श्वसन ही होता है ना। पर जब सूक्ष्म जीवों में अवायवीय श्वसन होता है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो उसको फर्मेंटेशन बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ध्यान रखना। ठीक है, फर्मेंटेशन एक प्रकार का क्या है करके 4 ऑप्शन बना के पूछ ले तो ध्यान रखना अवायवीय श्वसन ही होता है एक प्रकार का। कंकालीय पेशियों में अवायवीय श्वसन द्वारा ग्लूकोज से लैक्टिक अम्ल बनता है। और ध्यान रखना अगर कंकालीय पेशियों में अगर अवायवीय श्वसन हो रहा है तो ग्लूकोज से क्या मिलेगा, लैक्टिक अम्ल मिलेगा। ओके, देखो बायो में आपको पता है कि मोस्टली चीज़ें याद ही करने वाली होती है, बट आपको इतनी हेल्प होगी अगर मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट का, आपको पता चलेगा कि ये पूछा जा सकता है ना। या फिर आपने एक बार सुन लिया, एक बार देख लिया, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि अच्छा ऐसे ऐसे याद करना है, ऐसे ऐसे पढ़ना है। तो आप लोग अगर बाद में बुक पे भी जाओगे, बुक से भी पढ़ोगे, अपने नोट से भी पढ़ोगे, तो आपको काफ़ी हेल्प होगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप क्या सोचते हो वो आपकी सोच है, उसको तो मैं बदल नहीं सकती। देखो 2H प्लस CH3COH पेशियों के अंदर ये रिएक्शन होती है तो क्या मिलता है, लैक्टिक अम्ल मिलता है। ओके, अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन कम होता है। अगर आपसे कोई पूछ ले है ना कि वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन का ऑर्डर क्या है, तो ध्यान रखना वायवीय श्वसन के अंदर ऊर्जा जो है वो ज़्यादा रिलीज होती है तथा अवायवीय श्वसन के अंदर जो ऊर्जा का उत्पादन है वो कम होता है। कुछ जंतुओं के मुख्य श्वसन अंग। अब देखो फेफड़े किन में पाए जाते हैं, आपको भी पता है मनुष्यों में फेफड़े पाए जाते हैं ना। मनुष्य जो श्वसन क्रिया है वो अपने फेफड़ों के द्वारा करता है। मेंढक में, पक्षी में, छिपकली में और पशु में, इनमें पाए जाते हैं फेफड़े। पर तो मेंढक एवं केंचुआ किससे करता है, वो त्वचा भी उनमें पाया जाता है श्वसन अंग के रूप में, है ना। क्लोम किसमें पाया जाता है, मेंढक के लार्वा में। लार्वा याद है मेंढक का, अगर आपने पढ़ा हो मेंढक कॉकरोच वगैरह के बारे में तो आपको पता होगा कि लार्वा बनता है सबसे पहले, उसके बाद में उससे मेंढक बनता है। मछली एवं प्रोन में श्वसन नाल पाई जाती है कीट के अंदर, जिसको ट्रेकिया भी बोला जाता है। और सामान्य शरीर सतह अमीबा, स्पंज एवं हाइड्रा। पुस्त फेफड़े, बुक लंग्स पाए जाते हैं मकड़ी एवं बिच्छू में। मुख गुहिका, बक्कल केविटी मेंढक में। और पुस्त क्लोम लिमुलस में। ओके, अब देखो मानव का श्वसन तंत्र। तो मानव का श्वसन तंत्र देख लेते हैं। मानव की प्रमुख श्वसनांग होते हैं फेफड़े। आपको पता हो, ये तो पता ही होगा, है ना। आखिरकार आप लोग सब सांस ले रहे हो, जिंदा हो, तो अपने बारे में। और पता है बायोलॉजी इसीलिए इंटरेस्टिंग इसीलिए लगती है क्योंकि हम इन चीज़ों को अपने आप से कोरिलेट कर सकते हैं। जो जूलॉजी वाला पार्ट है वो तो कोरिलेट करा ही जा सकता है, बट हाँ जो बॉटनी वाला है उसको तो पेड़ पौधे कोरिलेट कर सकते हैं। अगर पेड़ पौधे पढ़ते तो वो ज़रूर कर पाते, पर कोई ना, हम उसे भी फील करके कोरिलेट करके ही पढ़ेंगे, वो चीज़ें भी याद रहेंगी। तो पहले एक बार ये जूलॉजी वाला पार्ट हो जाए, उसके बाद बॉटनी वाला भी देखेंगे। ओके, तो मानव की प्रमुख श्वसनांग फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने कटघरे में सुरक्षित स्थित होते हैं। अब आपके जो फेफड़े हैं ना वो इतने, मतलब आप सोचो इतने काम आने वाली चीज़ है, बिना फेफड़ों की कोई सांस ले ही नहीं सकता, तो यार उसका कोई सुरक्षा भी तो होनी चाहिए, सुरक्षा कवच के रूप में। तो ये कहाँ होते हैं, वक्ष गुहा में कशेरुक दंड तथा पसलियों द्वारा बने कटघरे में होते हैं, मतलब बिल्कुल सुरक्षित जगह रहते हैं ना, सुरक्षित स्थित होते हैं। अतः फेफड़ों तक भारी वायु के आवागमन हेतु नासिका, ग्रसनी, वायुनाल तथा इसकी शाखाएं मिलकर एक जटिल वायुमार्ग बनाती है। अब देखो वायु तो बाहर है, आपको पता है कि आप अपने नाक के द्वारा आप सांस को अंदर लेते हो, है ना। तो फेफड़ों तक कैसे पहुंचेगी ये वायु, तो ये वायु पहुंचती है नासिका से होते हुए ग्रसनी के बाद में वायुनाल, उसके बाद में ये सारी शाखाएं मिलकर एक जटिल वायु मार्ग बनाती है ताकि आपने जो ऑक्सीजन ग्रहण की है वो आपके फेफड़े तक पहुंच जाए। इस प्रकार ये सब अंग तथा फेफड़े मिलकर मानव का श्वसन तंत्र बनाते हैं। ठीक है, अब देखो आपके लिए डायग्राम है, इसके अंदर अच्छे से समझ सकते हो कि सबसे पहले नासा द्वार में वायु की एंट्री हुई, ये वाला नासा द्वार, उसके बाद में मुख गुहा, है ना। एक मिनट ब्लैक ले लेती हूँ, नासा द्वार, उसके बाद में मुख गुहा, उसके बाद में यहाँ पे ग्रसनी होती है, यहाँ पे कंठ होता है, यहाँ पे श्वास नली, है ना, यहाँ पे उपास्थि वलय, और ये फुफ्फुस मतलब फेफड़े। और देख लो, अब फेफड़े देख लो कितने सुरक्षित है, ये आपकी पसलियों का वो जो कटघरा वाला पड़ा था ना अपन ने, सुरक्षित रहते हैं, तो ये वही है। बाकी ये पसलियाँ हो गई, यहाँ पे डायाफ्राम होता है, और ये श्वसनिका होती है, कुपिका कोष भी होते हैं यहाँ पे, और ये श्वसनी होती है। ठीक है, और देखो जो श्वसनिकाएँ होती है ना, उन्हीं के आगे चल के कुपिका, उन्हीं के ऊपर कुपिकाएँ बनी रहती है,
तो आपको ये डायग्राम आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं इसको हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से एक बार और दिख जाए। अब देख लो, ये डायग्राम आपको समझाने के लिए ही था, है ना। अगर आपको ये नाम क्लियर नहीं दिख रहा तो कोई ना, आपके पास कोई मानव श्वसन तंत्र का डायग्राम है तो आप वहाँ से देख सकते हो। अदरवाइज आप लोग गूगल करना, ये सुंदर सी फोटो वहीं से उठाई हुई है तो आप वहाँ पे जाके भी देख सकते हो, ठीक है। अब देखो, श्वसन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। अभी हमने पढ़ा था कि श्वसन अंग जो होते हैं मुख्य मतलब मुख्य तौर पे बात करा जाए तो फेफड़ा ही होते हैं। बाकी तो सब फेफड़े के साथ मिलकर पूरे श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। पर जो मेन रोल होता है ना, वो कौन प्ले करता है। जैसे कोई आप मूवी देख रहे हो तो मूवी के अंदर हर कैरेक्टर इंपॉर्टेंट होता है ना। हीरो भी इंपॉर्टेंट है, हीरोइन भी इंपॉर्टेंट है, विलन भी इंपॉर्टेंट है ना, और जो कोई कॉमेडी करता है वो भी इंपॉर्टेंट है। बट मेन रोल किसका हो गया, हीरो का हो गया ना। हीरो हीरोइन का मान लो, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो चलो ठीक है, हीरो हीरोइन बोल लेते हैं, कोई दुखी नहीं होगा। लड़कियों को भी उतना ही भाई वो मिलना चाहिए। तो बाकी सारे कैरेक्टर तो गए मतलब तेल लेने तो नहीं बोल सकते, मतलब बाकी सारे कैरेक्टर को तो इतना कोई भी याद नहीं करता कि किसने फन वाले सीन करे हैं, कौन विलन था। बट हाँ, मोस्टली हीरो हीरोइन तो सब ध्यान रखते हैं। तो जैसे उन पे पूरी पिक्चर केंद्रित होती है ना, वैसे ही श्वसन अंग में मुख्य कौन है, फेफड़ा, ठीक है। तो ये आपके श्वसन तंत्र का हीरो हो गया। अब इसको हीरोइन बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, तो फेफड़ा हीरो टाइप लग रहा है तो ठीक है, हीरो हो गया, ऐसे करके याद रख लो, ठीक है। मनुष्य में फेफड़े श्वसन तंत्र में श्वसन अंग का काम करते हैं। फेफड़ों के ऊपर दोहरी झिल्ली होती है जिसे फुफ्फुसावर्णी कला या प्लूरा कहते हैं। अब आपको पता होना चाहिए प्लूरा क्या है। देखो, ये आप अभी टॉपिक पढ़ रहे हो श्वसन अंग और श्वसन तंत्र, इस वजह से आपको लग रहा है कि मैम इसमें याद रखने वाले कौन सी बड़ी बात है, हम तो याद रख लेंगे प्लूरा क्या है। पर बेटा जब बहुत सारी बायो पढ़ लोगे ना, पूरी बायो कंप्लीट होने के कगार पे आ जाएगी, उस टाइम पे समझ में नहीं आएगा प्लूरा कहाँ पे पढ़ा था, कौन से तंत्र में पढ़ा था। इसीलिए कहा है इस पे ध्यान देना, अगर लिख भी रहे हो तो इंपॉर्टेंट लगा लेना, है ना। अगर किसी ने पूछा फुफ्फुसावर्णी कला कौन सी है, तब तो आप बता ही दोगे, नाम से ही पता चल रहा है फुफ्फुस मतलब फेफड़े से रिलेटेड है, वर्णी मतलब आवरण होगा। बट पूरा पूछ लिया है तो, और इतने भोले तो एग्जामिनर है नहीं कि आपको अगर पूछेंगे तो फुफ्फुसावर्णी लिख के देंगे, ऑब्वियस है प्लूरा लिख के देंगे, पता होगा वही टिक कर सकता है। देखो, खरगोश के दाएं फेफड़े में 4 पालियां होती है जबकि मनुष्य में 3 पालियां होती हैं। मनुष्य के दाएं फेफड़े में कितनी पालियां होती है, तो याद रखना 3 पालियां होती हैं। फेफड़ों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई वायु कोश या कुपिका कोश होते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत यहाँ से बहुत प्यारा सा सवाल बन सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना मेरी तरफ से कि फेफड़ों की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कौन सी है, तो याद रखना वायु कोश या कुपिका कोश को रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कहते हैं, ठीक है। वायु कोश की दीवारों पर कुपिकाएं होती हैं। अभी आपको जैसे इससे पहले वाले डायग्राम में भी बताया था, आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि वायु कोश की जो दीवारें हैं वहाँ पे कुपिकाएं होती है। तो ये देखो, श्वसनिका वगैरह हो गई, है ना, ये कुपिकीय वाहिनी हो गई, इनके ऊपर कुपिका होती है, ठीक है। आपको ये डायग्राम क्लियर दिख रहा होगा। बाकी तो वही चीज़ है, नासा मार्ग हो गया, नासा छिद्र हो गया, एपिग्लोटिस हो गया, श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े, डायफ्राम, ठीक है। आगे चलते। अब देखो, सबसे जो मुख्य अंग था फेफड़ा वो तो हमने पढ़ लिया, बट मुख्य अंग के अलावा भी बाकी लोग भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ओनली फेफड़ा और बाकी कुछ भी ना हो तो काम थोड़ी चलेगा, आप लोग श्वसन क्रिया तो नहीं कर सकते। तो बाकियों को क्या नाम दिया जाता है, बाकियों को संवाही तंत्र के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। संवाही अंग वायु को वातावरण से फेफड़ों तक पहुँचाने का कार्य करता है। संवाही तंत्र का कार्य क्या होता है भाई, वायु में है ऑक्सीजन तो है ना, तो अब उस ऑक्सीजन को डायरेक्ट फेफड़ा तो नहीं ले सकता ना, फेफड़ा तो बेचारा कितना दुबक के रहता है पसलियों के बीच में कि मुझे कुछ हो ना जाए, तो वहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो वो जो जिनके माध्यम से पहुँचाया जाता है ना, वो संवाही अंग के अंदर पड़ते हैं। तो क्या क्या है, तो देखो, सबसे पहले नासा द्वार होता है, अपन ने डायग्राम में भी देखा था। तो नासा द्वारों के बीच का स्थान जो होता है वो नासा वेसम कहलाता है। इसके पृष्ठ भाग में घ्राण उपकला होती है तथा शेष भाग में रोमाभी उपकला सीलिएटेड एपिथीलियम होती है, जिसे श्वसन झिल्ली कहते हैं। इसमें अनेक जस्क कोशिकाएं होती है, गोबलेट सेल्स। आप तो इतना ध्यान रखो, सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, नासा द्वार में। आप इनमें से मुझे नहीं लगता कुछ भी पूछने लायक है, ठीक है।
श्वसन झिल्ली का झिल्ली नाम आए तो ध्यान रखना, श्वसन झिल्ली नासा द्वार से रिलेटेड है, ठीक है। ग्रसने, ये मुख गुहा का पिछला भाग होता है जो घाटी या ग्लोटिस द्वारा कंठ में खुलता है। ग्लोटिस के ऊपर एपिग्लोटिस लगा होता है जो भोजन निगलते समय श्वास नली का छिद्र बंद कर देता है। आपने अगर पाचन तंत्र वाली वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था कि जब आप कभी खाना खाते हो और कभी जल्दी जल्दी खाना खाने के चक्कर में खांसी आ जाती है तो यही बोलते हैं ना, अरे गलती से खाना जो है वो श्वास नली में चला गया, ठीक है। तो वो क्यों होता है, क्योंकि जो ग्लोटिस है उसके ऊपर एपिग्लोटिस लगा होता है ना, तो एपिग्लोटिस क्या ध्यान रखता है कि भाई भोजन जो है वो श्वास नली के छिद्र में ना जाए, वो आगे ही जाए, है ना, पाचन क्रिया में, मतलब आगे ही पहुंचे आमाशय तक वगैरह। तो ये चीज़ ध्यान कौन रखता है, ये रखता है एपिग्लोटिस। अगर एपिग्लोटिस ना हो ना तो खाने को समझ ही नहीं आएगा कि भाई श्वास नली में जाना है या इधर जाना है, क्या होगा उससे, आप लोग खांसी करते रह जाओगे, खाना खा ही नहीं पाओगे। यही एग्जाम्पल मैंने पुरानी वीडियो में भी दिया था पाचन तंत्र वाले में, ताकि आप लोग थोड़ा हंसो और आपको ये चीज़ याद रहे एंड तक, ठीक है। तो एपिग्लोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शरीर के लिए। एक दो बार बोलना है ऐसे कि एपिग्लोटिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना एपिग्लोटिस के तो मैं खाना भी नहीं खा पाऊंगा, और खाना खा भी लिया तो खांसी आती रहेगी, समझ रहे हो। तो आपको याद रह जाएगी कि श्वास नली के ऊपर जो क्षेत्र होता है उसका नाम क्या होता है, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या है, उस श्वसन छिद्र को बंद कर देता है, ठीक है। आपको अगर मेरी वॉइस बहुत फास्ट लग रही है तो आपको क्या करना है, आपको बहुत पुरानी वीडियोस में भी बताई हुई है बात ये। आप चाहो आपकी मैम की आवाज़ को तेज़ कर सकते हो, आपकी मैम की आवाज़ को कम कर सकते हो। यूट्यूब आपको हर तरह की फैसिलिटी अवेलेबल करवाता है, तो जाकर स्पीड कम कर लेना, ओके। कंठ, लेरिंग्स, तो कंठ या स्वर तंत्र यंत्र के चारों ओर उपास्थि की बनी निम्नलिखित 4 प्लेट होती है। तो जो कंठ होते हैं ना, कंठ को स्वर तंत्र भी बोलते हैं, क्योंकि अपन लोग बोलते हैं ना, यार इसकी आवाज़ बहुत मस्त है, यार इसकी कंठ से तो बहुत सुरीली आवाज़ आती है। तो स्वर यंत्र के रूप में कंठ को ही जाना चाहता है कि चारों ओर उपास्थि की बनी निम्नलिखित 4 प्लेट होती है। कौन कौन सी होती है, थायराइड होती है जो कि सबसे बड़ी होती है, क्रिकोइड होती है, एरिटिनोइड होती है, और सेंटोरिन की उपस्थिति होती है, ठीक है। स्वर यंत्र में एक जोड़ी वास्तविक वाक रज्जु ट्रू वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं, एक जोड़ी कूट वाक रज्जु पाए जाते हैं। ये ध्यान रखना, श्वसन यंत्र में मतलब कंठ के अंदर एक जोड़ी तो वास्तविक वाक रज्जु मतलब ट्रू वोकल कॉर्ड्स और दूसरे फॉल्स वोकल कॉर्ड्स भी पाए जाते हैं, ओके। इसके बाद में अपन देखते हैं श्वास नाल क्या होती है। तो श्वास नाल जो होता है उसको ट्रेकिया भी बोला जाता है। श्वास नाल ग्रास नली के अधर तल से चिपकी रहती है। श्वास नाल जो होती है वो ग्रास नली के मतलब ऑइसोफेगस ग्रास नली के अधर तल से चिपकी रहती है। इसकी भित्ति में हाइलाइन उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले होते हैं। आपको पूछा जा सकता है कि हाइलाइन उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले किसकी भित्ति में देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना ट्रेकिया में देखने को मिलते हैं, मतलब श्वास नाल जो है उसमें देखने को मिलता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है श्वास नाल की भित्ति के अंदर निम्न में से किस प्रकार के छल्ले देखने को मिलते हैं, तो ध्यान रखना हाइलाइन उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले, ठीक है बच्चों। इसके आगे श्वास नली। श्वास नली जो है वक्ष गुहा में जाकर 2 ब्रोंकाई में विभक्त हो जाती है। इनकी भित्ति में उपास्थि के छल्ले होते हैं। देखो इसके अंदर श्वास नाल में तो हाइलाइन उपास्थि के बने सी आकार के छल्ले होते हैं ना, श्वास नली में भी छल्ले होते हैं बट हाइलाइन उपास्थि के नहीं बने होते, वो किसी और उपास्थि के बने हुए होंगे। श्वसनिका, खरगोश में दाहिनी श्वसनी 4 तथा मनुष्य में 3 श्वसनिकाओं में विभक्त हो जाती है। श्वसनिकाएं कुपिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती है। बताया तो था आपको, श्वसनिकाएं जो होती है वो आगे चल के आगे मतलब श्वसनिकाओं के आगे मुंह की तरफ कुपिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं। प्रत्येक कुपिका वाहिनी अपने छोर पर कुपिकाओं के एक गोले से समूह में घुस जाती है। इस समूह में कई छोटे छोटे कुपिका कोष होते हैं। प्रत्येक कुपिका कोष में 2 या 3 छोटे छोटे थैली नुमा कुपिकाएं खुलती हैं। अब देखो श्वसनिका के अंदर ही सब कुछ आ गया। जो श्वसनिकाएं हैं वो कुपिका वाहिनियों में विभक्त हो जाती है। सबसे पहले श्वसनिका बटेंगी काय में, कुपिका वाहिनियों में, फिर कुपिका वाहिनियाँ आगे चल के काय में बटेंगी, कुपिकाओं में, फिर कुपिका वाहिनियाँ कुपिकाओं में क्या होंगी, कुपिकाओं में छोटे छोटे कुपिका कोष होंगे। और कुपिका कोष को याद है अभी बताया था थोड़ी देर पहले, क्रियात्मक और रचनात्मक इकाई है ना। उसके बाद में कुपिका कोष जो है वो आगे चल के इस प्रत्येक कुपिका कोष में क्या है 2 या 3 होंगे छोटे छोटे थैलेनुमा कुपिका, है ना। तो एक बार और बता देती हूँ, श्वसनिकाएं जाएंगी, श्वसनिकाओं में होंगी कुपिका वाहिनियाँ, कुपिका वाहिनियों में विभक्त होने के बाद में वो बनेंगी कुपिकाएं, कुपिकाओं के बाद में कुपिकाओं में होंगे कुपिका कोष तथा कुपिका कोष में होंगे कुपिकाएं। कितनी होंगी, 3 या 6 होंगी संख्याओं में, ठीक है।
एक दो बार ऐसे ही पढ़ोगे ना, जिससे मैंने आपको राउंड राउंड करके बताया, तो आपको समझ में आ जाएगा किसके बाद कौन आगे चल के कैसे कैसे विभक्त होके एंड में कुपिकाओं तक पहुंच जाते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट हो गया क्या यहाँ पे? हाँ, हो गया। अब देखते हैं अपन श्वासोच्छ्वास क्या होता है ना। मानव एवं अन्य स्तनधारियों में शरीर का वक्ष भाग एक पिंजरे के समान बंद होता है। आपको मैंने डायग्राम में भी क्लियर किया था ये। इसके आगे की ओर गर्दन होती है, पीछे की ओर डायफ्राम होता है। डायफ्राम आपको बताया था ना, एक मिनट डायग्राम में बता देती हूँ। देखो, ये होता है डायफ्राम, तो ये पीछे की ओर डायफ्राम हो गया और आगे की ओर ये गर्दन हो गई। समझ गए? आप तो वैसे भी बहुत समझदार हो, एक बार में समझ में आ जाती है आपको बातें, है ना। अरे तारीफ ही की है। देखो, पीछे की ओर डायफ्राम होता है, पृष्ठ तल पर कशेरुक दंड, अधर तल पर स्टर्नम तथा पार्श्वों में पसलियाँ पाई जाती है, मतलब साइडों में। ठीक है, ये तो आप डायग्राम देख के ही क्लियर कर सकते हो। वक्षीय भाग का संकुचन एवं प्रसार डायफ्राम की अरीय पेशियों तथा पसलियों से लगी अंतरापरसुक पेशियों के सिकुड़ने व शिथिलन से होता है। अब देखो, डायफ्राम संकुचित भी होता है और प्रसार भी होता है। ये अपन डिटेल में आई थिंक परिसंचरण तंत्र के अंदर देखेंगे, देखते हैं। चलो आगे अगर इसी टॉपिक में आएगा तो अपन लोग इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, वक्षीय भाग का जो संकुचन एवं प्रसार है, जो डायफ्राम की अरीय पेशियों में होता है ना, वो किसके सिकुड़न से या किसके शिथिलन, शिथिलन मतलब ढीला एकदम, जैसे ये है, अगर ये सिकुड़ गया तो छोटा बन जाएगा सिकुड़ के, है ना, और अगर ये खुला छूट गया तो ये बहुत बड़ा, इसको शिथिल बोलते हैं, इसको सिकुड़न बोलते हैं। तो सिकुड़ने व शिथिलन से होता है श्वासोच्छ्वास या बाह्य श्वसन में वायु का अंत श्वास एवं उच्च श्वास होता है। अब देखो, श्वासोच्छ्वास जो होता है, इसको इसके अंदर क्या होता है, बाह्य श्वसन में बाहर मतलब बाहर की श्वास को उच्च, अपन चलो आगे डिटेल में बता देती हूँ। यहाँ पे सब बताऊंगी तो आपको ये लगेगा यार क्या क्या याद करना है। तो चलो आगे, वैसे भी आगे सब कुछ आ ही रहा है। देखो, अंत श्वास है ना, तो अंत श्वास क्या होता है, इस प्रक्रिया में वायु अंदर ली जाती है। चल क्यों नहीं रहा? इस प्रक्रिया में जो वायु है वो अंदर ली जाती है ना। आप लोग सांस लेके देखो, आप वायु को अंदर ले रहे हो ना, वो वाली क्रिया तो अंत श्वास कहलाती है। और जब आप वायु वापस से छोड़ रहे हो तो उसको उच्च श्वास बोला जाता है। ठीक है, तो अंत से ही पता लग रहा होगा, अंदर लेने वाली। तो इस प्रक्रिया में कहाँ ली जाती है, वायु को अंदर लिया जाता है, जिससे डायफ्राम की जो पेशियाँ हैं वो संकुचित होती है। देखो, जैसे ही आपने श्वास ली, क्या होगा, जैसे ये मान लो, क्या ये मान लो ये डायफ्राम है। ठीक है, ये डायफ्राम हो गया, तो इस डायफ्राम में संकुचन होगा, मतलब मान लो ये इतना बड़ा था तो ये संकुचित होकर छोटा सा हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो जैसे ही आपने वायु अंदर ली, डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित हो जाती है, डायफ्राम जो होता है समतल हो जाता है, मतलब फ्लेटेड हो जाता है। निचली पसलियाँ बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती है। और जो आप लोग डायग्राम देखना, और अगर आप हो सके आपने कहीं डायग्राम बना रखा है तो जो मैं आपको बोल रही हूँ ना, वो डायग्राम के साथ पढ़ना, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्योंकि अब क्या है ना, बार बार पीछे जाऊँगी, बार बार आगे स्लाइड्स करूँगी, तो ऐसा नहीं होता है बच्चों, थोड़ा बहुत तो मैनेज करना पड़ता है बेटू। तो देखो, निचली पसलियाँ जो है बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती है, छाती फूल जाती है। क्या होता है ना, देखो, सबसे पहले आप लोग लोगे, आपने वायु अंदर ली, ठीक है, श्वास ली, उससे की वजह से क्या हुआ, डायफ्राम की पेशियाँ जो होती है वो संकुचित हो गई। संकुचित होने की वजह से डायफ्राम जो होता है फ्लेट हो गया, और फ्लेट होने की वजह से जो डायफ्राम की निचली पसलियाँ है ना, मतलब निचली पसलियाँ जो है वो बाहर एवं ऊपर की ओर फैलती है। बाहर एवं ऊपर ओर की फैलने की वजह से ही छाती फूल जाती है। आप सांस लेके देखना, आपकी छाती ऐसे लगेगी जैसे बाहर की तरफ आ रही है ना। तो बाहर की तरफ क्यों आई, क्योंकि जैसी वायु अंदर गई, डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित हो गई। डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित होते ही डायफ्राम समतल हो गया। समतल होने के बाद में क्या हुआ, निचली पसलियाँ बाहर की ओर व ऊपर की ओर फैल गई। इससे आपको क्या फील हुआ कि छाती जो है वो फूल गई है। या तो कभी कभी आप मतलब दौड़ लगा के आते हो या बहुत सारी एक्सरसाइज कर लेते हो, अरे मेरी तो सांस फूल रही है ना, उस टाइम तो आपको बहुत फील होता होगा कि छाती बाहर आ रही है, धड़ 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 सांस लेते हो ना तब। फेफड़ों में वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है। अब एक चीज़ ध्यान रखना, कहीं पे भी जैसे आप लोग पानी ऊपर चढ़ाते हो टंकी में, है ना, मोटर चलाते हो ना, तो मोटर क्या करती है बेसिकली, प्रेशर ही तो लगाती है। और आपने ऐसा भी नहीं याद करना, तो इतना टिपिकल याद नहीं करना, तो कहीं पे भी ध्यान दे लेना। मतलब जैसे मान लो कोई सिलेंडर हो गया, या आप बैलून्स मान लो, चलो ये गुब्बारा है ना, आप अगर इसी को इधर से प्रेशर लगाओगे,
प्रेशर लगाओगे, है ना, तो इसके अंदर जो वायु होगी वो किस तरफ जाना पसंद करेगी, कम दाब की तरफ जाना पसंद करेगी ना। मतलब कहने का मतलब ये अधिक दाब से कम दाब की तरफ जो है एयर का या वायु का वो होता है, मतलब विचरण होता है ना, कहने का अब आप समझ गए होंगे इतनी सी चीज़। तो देखो फेफड़ों में इसकी वजह से क्या होता है ना, वायु का दाब कम हो जाता है। तो फेफड़ों में वायु का दाब कम हो गया तो इससे क्या हो जाएगा, फेफड़ों के अंदर वायु प्रवेश कर जाएगी, क्योंकि अभी बताया था, क्योंकि फेफड़ों के अंदर वायु दाब कम हो गया, इसका मतलब ये कि फेफड़ों के बाहर क्या है, वायु दाब ज़्यादा है, समझ गए। तो जहाँ वायु दाब ज़्यादा होता है वहाँ से कम वायु दाब की तरफ वायु का ट्रांसफर होता है। इसी वजह से जो फेफड़े के बाहर है वहाँ से वायु कहाँ चली जाएगी, फेफड़े के अंदर चली जाएगी। और हमें चाहिए भी यही कि भाई हमने भाई अंदर वायु ली है ना, अंदर वायु ली है, उससे क्या हुआ, डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित हो गई, डायफ्राम की पेशियाँ संकुचित हो गई तो उससे क्या हुआ, डायफ्राम समतल हो गया, समतल हो गया तो क्या हुआ, निचली पेशियाँ जो है वो बाहर है ऊपर की ओर फैल गई, और ऊपर की ओर फैल गई तो जो छाती है वो भाई फूल गई, आपको फील हुई होगी। उसके बाद में इन सारी प्रोसेस की वजह से ये हुआ कि फेफड़ों में जो वायु का दाब था वो कम हो गया, और जो वायु आई थी बाहर से उसको फेफड़ों में एंट्री मिल गई। और हम यही चाहते थे कि भाई वायु अंदर चली जाए, श्वसन क्रिया अच्छे से हो पाए, ठीक है। जब वायु फेफड़ों में प्रवेश कर जाती है, बस इसके बाद में क्या आगे की प्रक्रिया होगी, फिर उच्च श्वास होगा। तो उच्च श्वास में क्या होता है कि वायु फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या हुआ, जो हमने अंत्य श्वास में पढ़ा ना उसका उल्टा होता है। अंत्य श्वास में क्या होता है, डायफ्राम जो है वो सिकुड़ जाता है, बट इसमें क्या होता है, उल्टा बोल दिया अब आपको तो सब कुछ उल्टा सोच रहे हैं। देखो वायु फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है तो इसके लिए डायफ्राम जो होता है वो शिथिल हो जाता है। शिथिल मतलब शिथिलन वाले अवस्था में, मतलब वो फूल जाता है। संकुचित हुआ था पिछली बार, इस बार फूल गया है। तो डायफ्राम फिर से गुंबद के आकार का हो जाता है ना, डॉम शेप, और छाती संकुचित हो जाती है। देखो पिछली बार छाती क्या हुई थी, फूली थी, है ना, बट इस बार छाती क्या संकुचित हो चुकी है तथा वायु बाहर की ओर नाक एवं वायुनाल द्वारा निकाल दी जाती है। तो जो काम अपन ने अंत्य श्वसन में पढ़ा था डिट्टो उसका उल्टा हो रहा है। देखो सबसे पहले वायु फेफड़ों से उसमें अपन ने अंदर ली थी, इसमें फेफड़ों के बाहर निकालनी है। उसमें डायफ्राम संकुचित हो रहा था, इसमें डायफ्राम शिथिल हो रहा है और गुंबद के आकर के वापस से हो जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या किया था, वायु को अंदर लिया था नाक वगैरह के द्वारा, मतलब इसके अंदर क्या कर रहे हैं, नाक से बाहर निकाल रहे हैं, तो वायु इसमें बाहर निकाली जाती है। उसमें छाती जो है वो फूल जाती है, इसमें छाती जो है वो संकुचित हो जाती है। अब देखो वायु नाक एवं वायुनाल द्वारा निकलती है। मनुष्य 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस लेता है। मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस ले लेता है, तो मनुष्य जो है 1 मिनट में 12 से 15 बार सांस ले लेता है ना, 12 से 15 बार सांस ले लेता है। उसके बाद में जबकि नवजात शिशु जो होता है वो 1 मिनट में लगभग 40 बार सांस लेता है। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक नॉर्मल इंसान मतलब वयस्क मनुष्य, हम जैसे लोग 12 से 15 बार सांस लेते हैं, एक सांस लेते हैं जब 1 मिनट में, जबकि जो नवजात शिशु होता है ना, छोटे बच्चा, वो 1 मिनट में लगभग 40 बार सांस ले लेता है। देखो अपन से कितना आगे है वो, अपन तो 12-15 बार भी ले पाते हैं, वो तो 40 बार ले लेता है। और सोते समय जो है श्वसन की दर सबसे कम होती है और मनुष्य में वायु का मार्ग इस प्रकार होता है, वो अपन आगे देखते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखना कि सोते समय श्वसन की दर कम हो जाती है। अब देखो अपन ने अभी जो पढ़ा था ना श्वासोच्छ्वास के अंदर अंत्य श्वास और उच्च श्वास, अब उस पर नियंत्रण कैसे होगा भाई। अब जैसे अभी मैंने आपको बोला कि 1 मिनट के अंदर 12 से 15 बार ही श्वास लेते हैं ना, और जो छोटे बच्चे होते हैं नवजात शिशु वो लेते हैं 40 बार। तो ये डिसाइड किसने किया, मतलब नियंत्रण करने वाला कोई तो चाहिए ना, वरना ऐसे तो थोड़ी है। ऐसे तो फिर मैं सांस अपनी मर्जी से तो भाई 20-25 बार ले सकती हूँ, है आप लोग 15-20 बार ले सकते हो। कोई जना होगा भाई बोलेगा मैं तो भाई 50 बार लूँगा 1 मिनट में, ऐसा नहीं होता है। इस पर कंट्रोल रहता है किसी ना किसी चीज़ का, तो हम वही देखने वाले हैं कि इसके अंदर कंट्रोल किसका होता है ना। तो श्वासोच्छ्वास के अंदर नियंत्रण होता है। मनुष्य की हर सामान्य सांस में लगभग 2 सेकंड की अंत्य श्वास और 3 सेकंड की उच्च श्वास होती है। अब देखो 2 सेकंड तो लगते हैं अंत्य श्वास करने मतलब सांस को अंदर लेने में, वायु को अंदर लेने में, और 3 सेकंड लगते हैं वायु को बाहर निकालने में, ठीक है। श्वासोच्छ्वास पूर्ण रूपेण तंत्र के नियंत्रण में होता है। इस पे नियंत्रण किसका होता है, तंत्रिका का। मस्तिष्क की मेडुला एवं पोन्स वेरोलाई में स्थित एक द्विपार्श्वीय श्वास केंद्र श्वासोच्छ्वास की सामान्य लय एवं दर का नियंत्रण करता है। कौन नियंत्रण करता है, मस्तिष्क की मेडुला एवं पोन्स वेरोलाई में स्थित एक द्विपार्श्वीय श्वास केंद्र,
आप तो इतना ध्यान रख लेना, मस्तिष्क की मेडुला में एक श्वास केंद्र होता है, वो ध्यान रखता है कि श्वासोच्छ्वास की सामान्य मतलब लय क्या होगी, मतलब रिदम क्या होगा या दर बोल सकते हो। इसका नियंत्रण कौन करता है, तो मस्तिष्क के मेडुला के अंदर उपस्थित श्वास केंद्र, ठीक है। और ये किस तरह का होता है, तो द्विपार्श्वीय होता है। अब देखो आपको अगर लगे कि ये कंटेंट कम है या मैम कम पढ़ा रही हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना, कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो, समझ रहे हो। अगर आप बहुत सारा पढ़ लोगे, लास्ट में रिवाइज भी नहीं कर पाओगे, तो क्या मतलब है उस पढ़ने का। आपको क्वेश्चंस करने हैं, आप अच्छे से पढ़ो, एक दो बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आपको खुद को रियलाइज़ होगा। और हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एक बार, ये 15 अप्रैल तक वीडियोज़ जितनी भी अवेलेबल हो जाते हैं, कंटेंट जितना प्रोवाइड करवा सकते हो एक बार वो करने दो। उसके बाद में अपन डेली टाइम फिक्स कर लेंगे कि रात को 10 बजे से लेकर 11 बजे तक, या रात को 11 बजे से लेकर 12 बजे तक, क्योंकि हर कोई लेट नाइट पढ़ता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो लाइव आकर मैं आपसे क्वेश्चन पूछा करूँगी, क्वेश्चन दिया करूँगी, है ना। स्लाइड्स के थ्रू आप आंसर कमेंट में टाइप करोगे, और गलत होगा तो मैं आपको करेक्ट भी बताऊँगी। इससे आपका भी रूटीन बन जाएगा कि चलो आज पूरे दिन ये टॉपिक पढ़ लिया, 1 घंटा चलो अब इसके सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सोच तो बहुत कुछ रखा है, देखते हैं कितना कुछ कर पाते हैं आपके लिए। तो अब आपको बता दिया कि कौन कंट्रोल करता है। तो मस्तिष्क की मेडुला में पोन्स फेरुलाई में स्थित एक द्विपार्श्वीय श्वास केंद्र होता है, वही इस पे कंट्रोल करता है, ओके। अब देखो श्वासोच्छ्वास का तंत्रिकीय नियंत्रण, तो अभी तो बता दिया था ये सब तंत्रिका के नियंत्रण में होता है। तो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लोगेटा में श्वासोच्छ्वास केंद्र स्थित होता है, जिसके दो भाग होते हैं, निःश्वसन केंद्र, है ना, और दूसरा है उच्च श्वसन केंद्र, ठीक है। जहाँ बताया था ना आपको कि मेडुला ऑब्लोगेटा के अंदर श्वसन केंद्र पाया जाता है, तो वहाँ पे 2 भाग में बटा होता है, वो निःश्वसन केंद्र और उच्च श्वसन केंद्र। निःश्वसन केंद्र क्या होता है, जो निःश्वसन का नियंत्रण करता है ना। और उच्च श्वसन केंद्र क्या होता है, जो उच्च श्वास से संबंधित होता है। निःश्वसन से आप ऐसे तो कंफ्यूज हो जाओगे, आप इंस्पायरेटरी सेंटर याद कर लो। इंस्पायरेटरी से इन वर्ड पे ध्यान दो, इन मतलब अंदर वाले, और जब अंदर वायु ले रहे हो ना, उससे रिलेटेड है ये निःश्वसन केंद्र। और उच्च श्वसन का तो आपको पता चल ही जाएगा, एक्स मतलब बाहर निकालने वाला। उच्च श्वसन में वायु बाहर निकाली जाती है ना, अभी तो बताया था आपको उच्च श्वास में, तो ये उच्च श्वास से रिलेटेड है। अब देखो मस्तिष्क के ही पोन्स फेरुलाई में निःश्वसन की क्रिया को धीमा करने वाला न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पाया जाता है। अगर बाई चांस जो ये निःश्वसन है, मतलब अंदर बहुत सारी वायु ले रहे हैं, तो इसको भी कंट्रोल करने के लिए जो मस्तिष्क की पोन्स फेरुलाई जो होती है, उसके अंदर न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, निःश्वसन की क्रिया को धीमा करने का कार्य कर देता है ना। तो आपको वो ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो पोन्स फेरुलाई है उसमें क्या पाया जाता है, न्यूमोटॉक्सिक केंद्र पाया जाता है, जो क्या करता है, निःश्वसन की क्रिया को धीमा कर देता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कोई इंसान है जो निःश्वसन की क्रिया बहुत फास्ट कर रहा है अपने श्वसन तंत्र के दौरान, तो मतलब श्वसन के दौरान, तो क्या करना चाहिए, मतलब उसके लिए कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो न्यूमोटॉक्सिक केंद्र होता है, कहाँ होता है, पोन्स फेरुलाई में, वो उसकी रेट को धीमा कर सकता है। अब देखो श्वासोच्छ्वास का रासायनिक नियंत्रण, तो अभी तो अपन ने देखा था कि तंत्रिकीय नियंत्रण किस प्रकार से होता है, वैसे ही इसको रासायनिक नियंत्रण मतलब केमिकल्स का भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ब्रीथिंग को। तो जो श्वासोच्छ्वास की दर को प्रभावित करने वाले रासायनिक कारण होते हैं, मतलब रासायनिक कारण है वो कौन कौन से हैं, देखो रुधिर में ऑक्सीजन की कमी, अगर रुधिर में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो सिस्टम हिल जाएगा पूरा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा, ये भी गड़बड़ वाली बात है। रुधिर दाब, रुधिर का पीएच, शरीर ताप आदि संचालन की दर को प्रभावित करते हैं। देखो श्वसन की आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन कौन है जो श्वसन की दर को प्रभावित करते हैं ना। तो देखो कौन कौन प्रभावित कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा, रुधिर दाब, है ना, रुधिर दाब का और पीएच, रुधिर का पीएच, शरीर का ताप आदि संचालन की दर को प्रभावित करते हैं। इस प्रक्रिया में कैरोटिड लैम्बिरिंथ रासायनिक संवेदनांक का कार्य करता है। कैरोटिड लैम्बिरिंथ जो होती है वो किसका काम करता है, कीमो रेसेप्टर्स का। अब आप बोलोगे मैम ये कैरोटिड लैम्बिरिंथ तो बड़ा खतरनाक सा नाम लग रहा है, ये क्या होता है। तो देखो बच्चों ये कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं होता, यही होता है, मतलब गर्दन ये जो अपना ग्रीवा होती है ना, ग्रीवा बोलते हैं इसको, मतलब गर्दन के अंदर एक नलिका टाइप होता है, उसी को कैरोटिड्स बोलते हैं, कैरोटिड लैम्बिरिंथ। तो आप तो बस ऐसे बेसिकली ये ध्यान रखना कि, क्योंकि देखो अगर सवाल आए तो वो सवाल में आपको कैरोटिड लैम्बिरिंथ ही देगा, क्योंकि ऐसे नाम से आप पकड़ नहीं पाओगे कि कहाँ से सवाल पूछा गया है, समझ रहे हो मेरी बात। तो वो रासायनिक संवेदक मतलब कीमो रेसेप्टर्स का कार्य करता है। ये तो आपको इसलिए बता दिया ताकि आपको ध्यान रहे कि अच्छा ये होता है। क्यों क्या होता है ना कि कुछ कुछ वर्ड आजकल हिंदी में भी इंग्लिश ही लिख के दे देते हैं,
तो आपको कुछ कुछ वर्ड तो पता होना चाहिए कि इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। बाकी अपना श्वसन तंत्र का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में अपन उत्सर्जन तंत्र करने वाले हैं, फिर ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा और अपन इनके सवाल भी करेंगे। बट एक बार आप लोग पढ़ लो, आप लोगों के लिए भी मेरी यही एडवाइस है, एक बार के लिए आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर लो, उसके बाद में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको 1.5-2 महीने आराम से मिलेंगे और उस टाइम पे अपन क्वेश्चन सेशन क्या करेंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को सेंड करना है कि कोई अगर बायो पढ़ता है किसी भी पेपर के लिए, आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो। क्योंकि जैसे केमिस्ट्री चेंज नहीं होने वाली, वैसे बायोलॉजी भी चेंज नहीं होने वाली, फिजिक्स भी चेंज नहीं होने वाली। बस ये है कि उनके सिलेबस में ये टॉपिक्स होने चाहिए और ये तो कॉमन टॉपिक है। मानव में पाचन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया, तो ये तो पढ़ना ही पड़ता है। बाकी आपको मैं तो यही बोलूँगी, पढ़ते रहो, मस्त रहो। अरे भाई, ये टॉपिक तो 40 मिनट में कवर हो गया। आपको ये ना लगे कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, मैम बहुत स्लो 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 पढ़ा रहे हैं कि नींद आने लग रही है। इसकी वजह से मेरा जितना फास्ट होता है मैं आपको उतना फास्ट टॉपिक करवा देती हूँ। बट आपको अगर वाकई में बहुत फास्ट लग रहा है तो आप थोड़ा सा स्पीड को स्लो करके भी देख सकते हो, ठीक है। जब यूट्यूब आपको ये ऑप्शन दे रहा है तो फ़ायदा उठाओ ना। आप सुन के देखो मैम की आवाज़ जब स्लो करते हैं तो कैसी लगती है और फास्ट करते हैं तो कैसी लगती है, ठीक है। हाँ, ये तो सिर्फ मजाक की बात थी, इतना टाइम नहीं होता, मुझे भी पता है। कोई ना, आप पढ़ते रहो, मस्त रहो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर।